ठीक है ना। चलिए, हेडिंग दीजिए मैथमेटिकल टूल्स, या फिर इसी को मैथमेटिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क दीजिएगा, इसके बिना फिजिक्स हो ही नहीं सकता। समझ गए? डबल स्टार मार्क दीजिएगा। यदि ये भूलिएगा तो मैकेनिक्स गड़बड़ाएगा, और मैकेनिक्स गड़बड़ाएगा तो पूरा का पूरा 12th गड़बड़ा जाएगा। समझ गए? बहुत सारी जगह पर मैथमेटिकल टूल्स नजर आएगा आपको लिखा हुआ। हम लोग जनरली मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं उसको, क्योंकि ऐसे में आप किताब खोलेंगे तो आपको मैथमेटिकल फिजिक्स नजर आएगा उसमें। ठीक है? एस सी वर्मा साहब को कहना है, एस सी वर्मा सर को जानते हैं आप लोग? हाँ, कैसे जानते हैं? इसका मीनिंग समझ रहे हैं? उन्होंने एक कोट किया था, ये लाइन, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब क्या इसका मीनिंग बता सकते हैं? हाँ, जैसे हम लोग की भाषा क्या है, हिंदी, तो हम अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाते हैं आपके साथ, या आप अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाते हैं उस लैंग्वेज के हेल्प से। तो जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, वो सारा की कुछ जो होगा मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड होगा। ठीक है? जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जनरली? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। हम लोग 9th-10th में ये पढ़े। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उसी को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें कहेंगे चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है? तो चेंज इन पोजीशन से क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो चेंज इन पोजीशन सिर्फ नहीं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर करेंगे, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को चेंज इन टाइम से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर की तरफ आए और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे इसके थ्रू। समझ गए? तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है? आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कैलकुलस में आ जाए। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप लोग को मैथ वाले को पढ़ना है, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ना। मैथ में तो है ही नहीं, तो जो हम पढ़ाएंगे उतना आपने कर लिया तो इट इज मोर देन इनफ। आपका नीट में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। 2025 में ऐसा होगा तो आप बताइएगा हमको। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इसमें से जो हम पढ़ाए हों उसमें वो मैथमेटिकल टर्म्स नीट में उसके अलावा कुछ पूछ दिया गया हो। ठीक है? जेई में तो लेवल जाएगा ऊपर। आइए, तो हम लोग मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये इनका जो स्टेटमेंट है उसका एक छोटा सा एग्जांपल, वो एग्जांपल हम इसलिए से ध्यान से रखें कि आप 9th क्लास में उसको पढ़े हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ याद है क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग एफ मान लें, एफ जी कह दे, मान लीजिए एफ जी क्या होगा?
एरोहेड नेट दे, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़े थे इसको, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड है। कैसे है? जी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है m1 से, और m1 के साथ साथ m2 से, और डिवाइड किससे हो रहा है? उनके सेपरेशन के स्क्वायर से। तो आप मैथमेटिकली इसको देखकर कह सकते हैं कि एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि दो मासेज हैं m1 और m2 और उनके पास इनिशियल सेपरेशन मान लीजिए कि 1 मीटर है, तो यदि उनके बीच का सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिक्रीज करेगा। तो मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किए हम लोग, किए ना यहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेस। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मैथमेटिकली आया है और ये लॉ के थ्रू आया। ठीक है, तो हमने फिजिकल टर्म्स को, जैसे जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। m1 मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं। m2 मेजर कर सकते हैं और सेपरेशन को भी मेजर कर सकते हैं। तो सारे फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से अरेंज किया गया मैथमेटिकली कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन कर सके। समझ गए? यही चीज हम लोग आगे जाकर के डिटेल में समझेंगे। क्योंकि यहां पर ये मास जो है उस पर कोई यूनिट, उसका मतलब डायरेक्ट वेक्टर है नहीं, वो तो कोई डायरेक्शन है नहीं, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं दिए। यहां पर इसके पास डायरेक्शन है, एक डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि फोर्स है तो इसके पास भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। बस अभी जो एग्जांपल समझने के लिए था कि हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स को रिलेट करके ग्रेविटेशनल लॉ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, अब इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इजी है, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा। जितना आप लोग को मैथ वाले को पढ़ना है उसका 1% भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स जो रहेंगे, जैसे हम लोग यहां पर एक सर्कल बनाकर देखें। ठीक है, सेंटर पॉइंट ये, सेंटर पॉइंट हो गया ये ओ। अब मान लीजिए कि यहां से हम थीटा एंगल ले इस पॉइंट पर और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये एंगल कितना है? थीटा। और ये पॉइंट को ओ मान रहे हैं, इस पॉइंट को पी मान लीजिए, इस पॉइंट को एम मान लीजिए। ठीक है, वो सिंपल टर्म आज हम लोग देखेंगे कि हम 90 से ज्यादा में क्या होगा, जो आप लोग नहीं पढ़े थे। 90 से ज्यादा में क्या होगा? ये थीटा एंगल है, तो इस ट्रायंगल के लिए कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ एम पी। ठीक है, उस ट्रायंगल के लिए यदि हम साइन थीटा लिखना चाहें तो इसको थीटा माने, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? इसको पी मानिए, इसको बी मानिए और इसको एच मानिए। उससे पहले हम इसको समझें, उससे पहले एक चीज यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एच जो है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो गया? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि हम साइड में ऐसा लिख दें एच ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये सही है या गलत है? एच जो है हाइपोटेनस है, उसका वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। 0 से छोटा हो सकता है क्या एच? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए ध्यान से, यदि आपको उतना ज्यादा जानकारी नहीं भी है तो आप ऐसे समझ लीजिए पी स्क्वायर है, समथिंग कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो या तो वो पॉजिटिव होगा या वो 0 होगा। अच्छा, उसके बाद बी का भी स्क्वायर है। सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या है कि पी भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, तो एच 0 हो जाएगा। लेकिन यदि पी का वैल्यू -10 है तो भी उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। और b का वैल्यू -5 है तो भी उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो या तो h का वैल्यू 0 होगा या h 0 से बड़ा होगा। h कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो टर्म है इसको हमको समझना है, h कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए इसको नॉट इक्वल टू है वो। अब यहां पर देखें, इसके अनुसार चलें तो हम साइन थीटा यूज करेंगे, तो p बाई एच है, एच तो नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, और इस केस में p क्या है? y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x है, ये x डैश है और इधर y डैश है। आपको पता है x में x पॉजिटिव है, -x में नेगेटिव हो जाएगा, प्लस y में y पॉजिटिव होगा, -y में नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहां से मेजर करना स्टार्ट कीजिए, तो p पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो p पॉजिटिव है, इक्वल टू यहां प्लस दे देंगे, और h तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू p बाई वैल्यू क्या हो गया? साइन थीटा हो गया, हुआ ना? p बाई एच पॉजिटिव हुआ। अब इसका वैल्यू आगे समझ में आएगा आपको, कॉस।
तो कॉस थीटा हम करेंगे तो प्लस बी बाई एच, तो बी बाई एच हो गया, और उसके बाद टैन थीटा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस पी बाई प्लस बी, तो यानी कि टैन थीटा एज इट इज रह गया। ठीक है, ये पहला टर्म, ये तीनों के बारे में देखेंगे, तीनों का उल्टा कर देंगे, सब चीजों में यूज हो जाएगा। साइन कॉस टैन लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड में आ जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखें, कैसे देखेंगे, यहां पर देखिए, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम Q, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम N बोलते हैं। अब यहां पर क्या खासियत है कि यहां पर P तो पॉजिटिव है, लेकिन B क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स में है। इसका एंगल कैसे मेजर करेंगे, ये देखिए, ये होगा, इस एंगल को हम यदि थीटा मानते हैं तो ये 180 माइनस थीटा होगा, होगा ना। ठीक, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए यदि हम साइन 180 माइनस थीटा लिखें, तो अब इस ट्राइंगल की बात करें, हालांकि हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं इस एंगल को। ठीक है, ये 180 माइनस थीटा है, ये एंगल, तो यहां पर हाइपोटेनस पहुंचा, हाइपोटेनस यहां पहुंचा ना, यहां पर हाइपोटेनस यहां था तो हम थीटा एंगल लिए थे, और इस एंगल को अब इसको भूल जाना है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, वहां हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेता हुआ थीटा दिखाया हमने। तो इसके अनुसार चले तो हम यदि यहां पर साइन 180 माइनस थीटा लिखें तो साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, कैसे, क्योंकि P यहां पॉजिटिव है और यहां H, P पॉजिटिव है ना और H भी पॉजिटिव है, तो P पॉजिटिव H थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, हुआ। अब यदि हम कॉस लिखना चाहे 180 माइनस थीटा, तो माइनस बी बाई एच होगा, और बी बाई एच को हम क्या बोले हैं, तो बी बाई एच को कॉस थीटा हम बोल चुके हैं, तो यहां पर माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाइए टैन में, टैन 180 माइनस थीटा, तो फिर से यहां पर माइनस, यहां प्लस पी है लेकिन माइनस बी है ना, तो इतने से टर्म को हम क्या बोलेंगे, टैन थीटा बोलेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टैन थीटा, यानी कि टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, वो उसी से टर्म से आ गया। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइएगा, यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर इस पॉइंट को मान लीजिए हम R नाम देते हैं, R, और इसका परपेंडिकुलर को यहां S नाम देते हैं, तो ये एंगल को भी हम थीटा ले रहे हैं, और ये एंगल अब कितना हो जाएगा, 180 प्लस होगा, 180 प्लस थीटा। अब आपको देखना है कि 180 प्लस थीटा में क्या क्या पॉजिटिव होगा। यहां पर P नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और B नेगेटिव है। ठीक, अब हो गया तब, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो यहां लिखेंगे माइनस P बाई एच, तो माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा, अब यहां पर माइनस बी और डिवाइड में एच होगा, एच तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा, और टैन 180 प्लस थीटा, तो यहां पर माइनस पी बाई माइनस बी, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बच गया, इसलिए टैन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको फाइनल वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको आप थर्ड ले लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए। अब यहां पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक और काम कर सकते हैं, इसको ऐसे दिखा दिए, इस पॉइंट को मान लीजिए हम डी पॉइंट बोल दिए, और ये वर्टिकल को हम ई पॉइंट बोल दिए, तो यहां पर पी नेगेटिव, यहां पी नेगेटिव, बी क्या होगा, पॉजिटिव, याद रखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पी नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव रहा। तो अब हम बात करेंगे साइन, या तो आप ऐसे ले लीजिए माइनस थीटा,
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। या तो आप इसको माइनस थीटा ले लीजिए, या आप पूरा टर्न कराइएगा ऐसे, तो ये एंगल जो आएगा वो आएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, या 2 पाई माइनस थीटा। ध्यान से समझिए, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 मतलब आप यदि इस एक्स एक्सिस से वाई गए तो पाई बाई 2 गए, यहां से फिर पाई बाई 2 गए तो 180 हो गया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, फिर एक पाई बाई 2 गए तो 3 पाई बाई 2 हो गया। होगा कि नहीं होगा? यहां से यहां जाना पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2, तो 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, और उसमें फिर पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए, तो 1 रुपया में फिर 50 पैसा हम ऐड करेंगे तो 1.5 रुपया होगा। 1.5 रुपया मतलब 3/2 होगा, इसलिए यहां पर 3/2 और उसके आगे हम निकल गए हैं तो उसको हम थीटा बोल दिए। या आप टोटल काउंट कर लीजिए 2 पाई, उसमें से माइनस कर दीजिए थीटा। कर सकते हैं ऐसे? तुमको समझ में आ रहा है? तुम नीचे देख रही हो, ध्यान से याद देखो, अभी समझ लोगे, आसान है, और ये बहुत ही आसान है, सही तरीका बताया, बहुत आसान है, बस आपको फोकस करने की जरूरत है और इसी के आसपास रहना है, खासकर बायो वाले बच्चों को। तो यहां से आप पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, और फिर यहां पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2, और उससे आप आगे निकल गए हैं तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया, इसको ऐड कर दिए। या आप टोटल काउंट कर लीजिए 2 पाई और उसमें से माइनस कर दीजिए थीटा, तो बात वही हो गया। तो या तो आप 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखें, या 2 पाई माइनस थीटा लिखिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, साइन माइनस थीटा हम लिख दें, तो साइन माइनस थीटा लिखेंगे तो ये ट्राइंगल के लिए हम देख सकते हैं, तो साइन माइनस थीटा यानी कि -p/h, तो क्या आ गया, माइनस साइन थीटा आया। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होगा। होगा। अच्छा, अब इसके बाद यहां देख लीजिए, इसके बाद कॉस माइनस थीटा, तो क्या होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। देखिए कैसे आएगा पॉजिटिव, तो ये होगा क्या, p/b, तो p क्या है, नेगेटिव है, सॉरी, हाँ एक सॉरी सॉरी, b/h, तो b/h, तो b भी पॉजिटिव है और h भी, तो इसीलिए ये क्या बन गया, कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा देगा। या इसी को लिख देंगे कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। और उसके बाद tan आ जाइए, tan माइनस थीटा, फोर क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। देखिए -p/b, तो माइनस tan थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं, और tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। साइन कॉस tan चारों में आ गया। इसको अच्छे से सीक्वेंस में राइट डाउन कर लीजिए, ये एक छोटा सा एग्जांपल देके खत्म किए, यहां से हेडिंग देके पूरा वहां से यहां उतार दिए, ठीक है। और राउंड अप करके चलिएगा हर क्वाड्रेंट के लिए, या आगे जाकर एक टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। डाउट है तो पूछ लीजिए।
आप चाहे तो अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अलग बना लीजिए, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, फोर्थ का अलग, लगे तो, नहीं तो एक साथ दिखा दीजिए, आपको जिसमें समझ में आए वो बेहतर है। घड़ी तो गलत टाइम बता रहा है, चेंज करवा देते हैं। एक्चुअली 2-3 दिन से बंद था ना। गर्मी की समस्या खत्म नहीं हो रही। कुछ डाउट है? क्लियर है? कल पूछेंगे तुमसे हम। वो कहाँ है? तुम नहीं गए? उन लोग का भी क्लास, कॉमर्स का भी क्लास बंद हो गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है। सही बता रहे हैं, पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। गर्मी इस बार बहुत ज्यादा पड़ा है, इसलिए हम लोग को चाहिए कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएं। हम तो 12-13 गमला लगा दिए हैं, आप लोग भी लगाइए। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी किताब में नजर नहीं आएगा, ठीक है? एससी वर्मा में नजर आएगा। मैथ वाले स्टूडेंट एससी वर्मा ले लीजिएगा, ठीक है? एससी वर्मा के एससीबी की क्वेश्चंस कराएंगे हम। हालांकि आपके मॉड्यूल में डाला हुआ है, लेकिन तभी भी कुछ क्वेश्चंस कराने में तो ले लीजिए। हाई लेवल के क्वेश्चन है उसमें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी क्वेश्चन है। दो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम ले लीजिएगा, काम चल जाएगा। एससी वर्मा बुक के बारे में पहले कोई बताया है कुछ आप लोग को? हाँ, क्या जानकारी है? अच्छे होते हैं। पूरे इंडिया में जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सब उस बुक को फॉलो करते हैं। हम भी फॉलो किए थे, जेई मेंस जब दे रहे थे तब, ठीक है?
उसका ऑब्जेक्टिव जो है अपने आप में बहुत जबरदस्त है। तो उसका कॉन्सेप्ट यदि नहीं क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव आप पे हिलेगा भी नहीं वो। हो गया, आगे बढ़े? नहीं हुआ है तो फास्ट लिखिए, फास्ट। गर्मी है, ज़्यादा देर हम पढ़ाएंगे भी नहीं आपको, कोशिश करेंगे कि 11:15 तक छोड़ दे। क्या जानते हैं आप, इस बात को समझ नहीं पाएंगे, मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, गर्मी इतना ज़्यादा है, और खासकर गर्मी में जो खासियत क्या है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप फेंट कर जाइएगा। मतलब अभी तो आप लोग का बहुत कम उम्र है, इसलिए एनर्जी अंदर से बहुत ज़्यादा है। जो मेरे उम्र के हैं या मेरे से थोड़ा ज़्यादा उम्र के हैं ना, वो चल जा रहे हैं रास्ते में, कोई साइकिल से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, फेंट करके गिर जा रहा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है अभी। ठीक है एक आदमी बस अपने बाइक को एक एक किक मारा, स्टार्ट नहीं हुआ, 2-3 किक मारा, बस उसका रुक गया, वो पूरा शरीर से पसीना निकलना शुरू हो गया। पेट्रोल पंप पे अभी हम जहाँ से पेट्रोल भरा के आ रहे हैं वहां देखे, वो आदमी किक मारा, एक किक मारा, स्टार्ट नहीं हुआ, 2-3 किक मारा, उसका छोड़ दिया, वो बैठ गया साइड में एक चेयर पे बैठ गया वो। ये हाल, राजस्थान वाला गर्मी यहाँ आ गया। हाँ, राजस्थान में क्या करते हैं आप लोग, कार का वो जो सबसे टॉप वाला है ना, से टॉप का, उसको कपड़ा से बढ़िया से पोंछ लेते हैं, अब पापड़ उस पर रख देते हैं, पापड़ सेक सेक। अरे वो गर्म से हीट निकल रहा है उसमें से, तो जो कार का टॉप शेड है उसमें हीट निकल रहा है, उस पर आराम से उसको पापड़ सेक रहा है उस पर, उसको वीडियोस बने हुए हैं। वहां पर 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ तो 42-43 के लगभग जा ही रहा है। हाँ, हाँ दोपहर में आपको मिल जाएगा, लगभग 1-1:30 बजे के लगभग में मिल जाएगा। और हीट वेव शाम को 6 बजे तक चल रहा है। आप सोचो, गर्म हवा शाम को 6 बजे तक आ रहा है, इसलिए इवनिंग वाला बैच में हम ओपन कर ही नहीं रहे हैं। आज भी उन लोग का इवनिंग वाला क्लास है ही नहीं। अब बात करके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे उन लोग का। ठीक है, शाम को 6 बजे तक हीट वेव चल रहा है, हम क्या बुलाएंगे, हम तो यहाँ तो एसी लगवा देंगे, ठीक है, लेकिन जाने आने में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा भी, किसी के एक का भी तबीयत खराब हुआ, मतलब पेरेंट्स कुछ नहीं भी बोले, हमको खराब लगेगा। ठीक है, ये दिक्कत हो जाती है। हाँ, ये है कि कुछ दिन बंद रहेगा, फिर क्लासेस हम लोग ज्यादा कर लेंगे, लेकिन अभी चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ठंड में आप बच सकते हैं, ठंड में पूरा ओवरकोट पहन के आगे, जैकेट पहन के आगे चल जाएगा, यहाँ हीटर लगा देंगे चल जाएगा। गर्मी में क्या कीजिएगा, गर्मी में सिचुएशन बहुत खराब है। हाँ, पेड़ बहुत ज्यादा कटे हैं पटना में, बहुत ज्यादा पेड़ कटा है। आप काउंट करो ना कितना पेड़ होगा, आप यहां से घर जाओ, उस बीच में देखना कितना गिन के पेड़ होगा, और पॉपुलेशन कितना है। एक तो मेट्रो बन रहा है, उसके कारण भी पेड़ कट गया, बीच में डिवाइडर में पेड़ था, सब काट दिया। अभी आप सिंपल कहीं भी आपको बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ कहीं गलती से पटना में दिख गया, मान लीजिए, ऐसा तो दिखेगा नहीं, दिख गया, उसके नीचे बैठ के देखिए आप, आपको ठंडा महसूस होगा। और ये हाल है अभी। अरे आदमी परेशान हो गया एकदम एसी भी काम नहीं कर रहा है अभी, अभी काम कर रहा है, 1-1:30 बजे के बाद देखना ये भी काम करना बंद कर देगा। सिचुएशन है थोड़ा सा। ये सब सिर्फ याद रखना है आपको, रिवीजन में करके, जैसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटीज है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज है ये।
सेकंड में आ जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 1। थर्ड में आ जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देख लीजिए 4 नंबर में, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा? n क्या है? n इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 सो ऑन। आप जैसे n का वैल्यू मान लीजिए सपोज करें 0 पुट कर दिए, ठीक है, तो 0 पुट कर दिए तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 0 पूरा टर्म हो गया तो साइन थीटा थीटा हो गया, ठीक है। अब यदि n का वैल्यू आपने 1 पुट किया तो 2 पाई प्लस 1, फिर से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। अब यदि n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 4 पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस पाई 2 पाई हो गया, तो फिर 4 पाई में तो आप फिर वहीं पहुंचेंगे प्लस थीटा। समझ पाए इस बात को? तो ये एक जनरल टर्म है, ये आप एसएचएम जब पढ़ाएंगे ना तो ये काम आएगा, ठीक है। 5 में cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। देखिए इसको ध्यान से, बोलिए, इसको समझिए। n का वैल्यू फिर से वही 0 रख दीजिए, मान लीजिए सबसे मिनिमम वैल्यू, नन जीरो इंटीजर यही होगा, तो नन नेगेटिव इंटीजर ये होगा, तो नन नेगेटिव में पहला 0 आ गया, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, जो पूरा टर्म 0, cos 0 क्या होगा? cos थीटा क्या होगा? cos थीटा, ठीक है। अब जैसे ही n का वैल्यू हमने वहां 1 पुट किया था, 2 पाई प्लस थीटा, फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फिर वही चीज होगा। अब आ जाइए, इसमें बोलता है tan के लिए, tan के लिए n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसको देखिए क्या कहता है, n पाई प्लस थीटा, तो फिर से n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, tan 0 tan थीटा थीटा होगा। n का वैल्यू 1 पुट किए तो पाई प्लस थीटा, तो टाइप पाई प्लस थीटा, n का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं? 0 1 पुट कर रहे हैं, तो यानी 1 पुट किए तो यहाँ पाई हो गया, पाई प्लस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहां हमने 2 पुट कर दिया, तो 2 पाई प्लस थीटा, तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो फिर से पॉजिटिव होगा। ये सारे आइडेंटिटीज, इसमें n का वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि n का वैल्यू 0 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह से जाएगा, ठीक है। इससे भी एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है कि इफ सेक थीटा लेते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू -5/13, सॉरी -13/12 लेते हैं, ठीक है। वेयर वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको बताना है कि फाइंड साइन थीटा क्या होगा? आ क्या हुआ? ये सेक थीटा है, हाइपोटेट, अरे ये माइनस ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऊपर नीचे माइनस होने में क्या अंतर है? जैसे कहीं लिखा होगा -5/2, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/-2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। आइए साइन थीटा निकालना है, सेकंड tan थीटा करें, cos थीटा निकालिए। कर सकते हैं क्या? पहले इसको उतार लीजिए, फिर उसको करिए तो कोशिश। ये आपके 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th या 10th में पढ़ना है ये। करिए तो, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। और ऐसे भी सेक थीटा है ना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? -12/13। तो ऐसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए थीटा दिखा दिया आपको।
आप लोग 3-4 दिन क्या किए, कुछ पढ़ाई वढ़ाई हुआ कि दोपहर में पूरा चादर तान के सोए हैं? घर भी से, हाँ, बात तो है। हालांकि दोपहर में इतना बड़ा दोपहर हो रहा है अब, 21 जून तक बड़ा होगा। आज कितना तारीख हो गया? 17 ना। 21वां जून से दिन छोटा होना शुरू होगा। बारिश तो हम नहीं कह सकते, सुनने में आ रहा है कि 3-4 दिन। मेरी माँ आज न्यूज़ देख के कहती है बस, बस 3 दिन इंतजार कर लो। मतलब 3 दिन के बाद क्या होगा? बारिश होगा। और कहीं अभी जो मानसून आ रहा है वो तो साउथ वेस्ट मानसून है। यदि हवा घूम गया वो 3 दिन की जगह 6 दिन भी हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी। हो गया? कितना आंसर आ रहा है साइन का? 5/, हाँ ठीक है। और कॉस का? -12/, ये तो आसान था। अच्छा tan निकालिए तो, अब तो निकल जाएगा। tan थीटा बराबर प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। -5/12, ठीक है। बताने की जरूरत है कि हो जाएगा ये? ठीक। अगला क्वेश्चन ऐसा ही देखिए, एक छोटा सा देते हैं। मान लीजिए कि पाई से 3π/2 के लिए होगा साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू -4/5 है, और जो थीटा है वो ग्रेटर देन है पाई और लेस देन 3π/2 है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको बताना है फाइंड, पहला कॉस थीटा बताइए और टैन थीटा बताइए, ठीक है। ये तो देख के ही पता चल जाएगा, 4, 3, 5 का कॉम्बिनेशन है तो 4/5 है, इसका मतलब साइन 53 का वैल्यू है। चूंकि सेकंड को इसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए आप ऐड कर दीजिए 53 प्लस थीटा, मतलब पाई ऐड कर दीजिए। तो उतना नहीं जाने की जरूरत है आपको। ये देखिए 4/5 है ना, हाइपोटेनस निकलेगा 5 है, ठीक है। बेस निकाल सकते हैं, बेस कितना आएगा? 3 आएगा। तो अब चूंकि पाई से 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा और tan पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहां का वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा -3/5 और ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। क्लियर है? चलिए, लिखना तो लिखना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर एक छोटा सा रिलेशन कर देते हैं, उसके बाद एक टेबल बना देते हैं। जो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका एक टेबल छोटा सा, जो आपको हमेशा साथ में रखना है जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो।
बनाते चलिए मेरे साथ। क्या वो खुशी, क्या बातें हो रही हैं? हाँ, क्या समस्या, कुछ समस्या है? हाँ, अरे तो दूसरे कॉपी बना लो ऐसे लंबा। हाँ, दूसरे कॉपी उधर बना लो, दूसरे पेज में। कोई पेज लेके नहीं गया है आज तक ऊपर। नहीं से बनाओ।
हो गया? साइन कॉस कर लीजिए, tan उसको डिवाइड करने से आ जाएगा। ये टेबल याद रहना चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से इतना ही है जिससे काम चल जाएगा आपको। कैलकुलस थोड़ा डीप में पढ़ेंगे हम लोग, समझे? डीप मतलब जितना ऐसे वर्मा क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। एम करीम का नाम सुना है बुक का आपने? एम करीम, एम करीम, मोहम्मद करीम, कीम करीम, हीम करीम। आगे बढ़े, ठीक। एक दो क्वेश्चन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन खत्म हो जाएगा फिर। आइए, ध्यान देना है यहां पर, यदि साइन कॉस मिल गया तो डिवीजन से उसी से निकल जाएगा। जैसे माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा बाई माइनस साइन थीटा करेंगे तो कॉट थीटा मिलेगा। सेम उसी का रेशियो है। निकालिए तो। इसको उस क्वाड्रेंट में नहीं रखते हैं, चलिए इसको ऐसे रखते हैं। आप करिए।
-1/2 कैसे, कहाँ पर? अच्छा, आंसर कर रहे हो। तो यहाँ प्लस लेके चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि साइन थीटा है, थीटा का वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है, तो नेगेटिव देगा नहीं, ठीक है, तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर कॉस क्या मिलेगा, हाइपोटेनस कितना मिलेगा, रूट अंडर, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो पता है, बेस पता करना है, तो यहाँ h² माइनस p², तो रूट अंडर h कितना है, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस p² कितना है 2², तो रूट अंडर कितना हो गया 5 - 4 दैट इज 1। तो इसके लिए कॉस थीटा कितना हो गया 1/√5। हमको क्या पता करना है, कॉट थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 2/√5, और कॉस थीटा कितना आया 1/, तो ये आ जाएगा कितना 1/√5, तो कितना आ गया ये 2 आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा क्या, 1/2 क्यों आएगा, ठीक है, तो कॉट थीटा का वैल्यू, और यदि हमको पता करना हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पता कर सकते हैं कैसे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया 5। क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉट थीटा, जैसे साइन इसमें कॉस नेगेटिव आना चाहिए तब, तो कॉस को देखो बेस कितना आ रहा है, बेस तो खैर हालांकि रूट के अंदर का वैल्यू है ना, एक सेकेंड, तो 2/√5 है, ठीक है, प्लस 2, हाँ बोलो, सॉरी बताइए चलिए, तो कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा कितना है 1/√5, साइन थीटा कितना 2/√5, तो ये कैंसिल होगा, तो 1/2 दैट इज कॉट थीटा, ठीक ही बोल रही थी, हाँ ठीक है, तो माइनस लगाओ, तो ये आ जाएगा कितना -1/2, तो यहां भी चेंज करना पड़ेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहां पर 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 + 1/4, तो 4 + 5 5/4, क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, आना ही था, वहां से भी कर सकते थे, साइन का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ था, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा ये, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया √5 + 2 होगा, क्या कोई कंफ्यूजन, बोलो, तो यहां से हम लोग निकाल लिए क्या, बी निकाले ना, और आ और चूंकि चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमको यहां माइनस यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर माइनस यूज करना पड़ेगा, अब ये माइनस है, तो यहां वाला टर्म जो आ गया वो माइनस में आ गया, ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड हो गया, बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग करेंगे ही, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, जो कोर पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, कैलकुलस में ये भी पढ़ना है, समझे, और कैलकुलस आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, पढ़े हैं कैलकुलस, जैसे अभी आपको पता है गोल्ड का रेट क्या है, नहीं पता है, गोल्ड का रेट पता है अभी, कितना 90, क्या 90 मतलब आगे कुछ
90,000, 90,100 क्या? 90,000 रुपया पर क्या? हाँ हाँ 90,000। एक अभी हम 2 kg दे दो हमको, 1,80,000 देते हैं, 2 kg दे दो हमको। क्या? अच्छा, इम्प्योरिटीज उसमें कितना है? जैसे प्योर गोल्ड देंगे या फिर उसमें इम्प्योरिटीज कितना होगा? जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर होता है, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होते हैं, नहीं होता है। मतलब एक्सेप्शनल कुछ होगा तो अलग बात है। तो 24 कैरेट गोल्ड जो है ना, आप उसको ऐसे ऐसे गोल्ड लिए हुए, मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा लिए हुए, उसको ऐसे दाबेगा तो दब जाएगा, तो आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते हैं। हाँ, 22 कैरेट का भी बनता है, 18 कैरेट का भी बनता है, ठीक है। उसको इम्प्योरिटीज डाल करके थोड़ा मजबूत, उसको स्ट्रांग बनाया जाता है, ताकि आप हाथ से दाबे तो दबे नहीं वो। प्योर गोल्ड, आप प्योर गोल्ड को दाबेंगे ना तो आपका उंगली का जो ये जो इंप्रेशन है ना वो भी आ जाएगा उसमें। प्योर गोल्ड जो निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वो प्योर गोल्ड किया जाता है। क्या कट? हाँ, वो निकलेंगे तो जैसे लिक्विड की तरह निकलेगा, वो घी की तरह ऐसे निकलता है वो। फिर उसको थोड़ा सॉलिडिफाई किया जाता है, सॉलिडिफाई उसको ठंडा करके सॉलिडिफाई किया जाता है, तो इम्प्योरिटीज मिला जाता है, तो ताकि वो बिस्किट जो मिलता है सोने का, गोल्ड का, वो उसमें इम्प्योरिटीज मिला होता है। बहुत ज्यादा नहीं, कुछ परसेंट रहता है। गोल्ड जैसे अभी आप ऐसे समझिए, गोल्ड का प्राइस जो है, मान लीजिए एग्जैक्ट हमको भी नहीं पता, मान लीजिए 60,000 रुपीज है, तो 60,000 रुपीज पर 10 ग्राम होता है, पर 10 ग्राम उसको काउंट किया जाता है, समझ गए? 60,000 रुपीज पर 60,000 रुपीज RS पर 10 ग्राम, समझ गए? जैसे पेट्रोल का प्राइस क्या है आज, हर दिन पेट्रोल का प्राइस चेंज करता है, पता है कि आपको? नहीं, पेट्रोल का प्राइस हर दिन डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कल 107 रुपया 27 पैसे था, तो हो सकता है आज 107 रुपया 22 पैसा होगा। उसमें लिखा रहता है, जैसे उसमें लिखा रहेगा 107.28 रुपीज पर लीटर, ऐसा लिखा रहेगा। आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको दिखेगा वो सारा कैलकुलेटेड कंप्यूटर से होता है, उसमें वो इनपुट डालता है, उसको राउंड अप नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू देता है वो। जैसे आपको क्या चाहिए, 1 लीटर चाहिए ना, तो 1 लीटर चाहिए, 2 तरह का पैरामीटर्स होता है। एक तो 1 लीटर उसको प्रेस कर देगा, तो 1 लीटर यानी कि एग्जैक्टली इतना अमाउंट का पेट्रोल आपको दे देगा, ठीक है। या आपने बोला कि नहीं, हमको क्वांटिटी से नहीं मतलब है, हम प्राइस बताते हैं आपको, 200 रुपए का हमको दीजिए पेट्रोल, तो एग्जैक्टली 200 इंटर करेगा उसमें, और 200 का जितना भी पेट्रोल आएगा इस रेट से वो आपको दे देगा, समझ गए? तो कंप्यूटराइज कैलकुलेटर होता है, उसमें एक्चुएटर लगा रहता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर से मैकेट्रॉनिक सिस्टम बना देते हैं, समझ गए? तो ये जो समय है, ये जो चीज है, 2 मिनट देखिए फिर खत्म कर रहे हैं। ये रुपीस पर 10 ग्राम ये जो है, और यहां जो ये रुपीस पर लीटर है, ये हमारे लिए काम का चीज है। कल हम लोग कैलकुलस में इसी चीज को पढ़ेंगे डिटेल में। हाँ रुपीस फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? रुपीस फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? क्या आप जो यूज करते हो तो करेंसी है ना। जैसे मैंने अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर दिया 20,000 रुपए, तो वो तो मैंने ट्रांसफर तो किया नहीं, वो तो डिजिटल ट्रांसफर हुआ ना। हाँ, डिजिटल ट्रांसफर हुआ। और हम लोग हम हाथ में हम लोग जो पकड़ते हैं, जो फिजिकली हम पकड़ते हैं, वो तो करेंसी है, करेंसी है ना। आज 500 रुपए का नोट का वैल्यू, मान लीजिए सपोज करें, एक बात करें कि 107 रुपए लीटर है पेट्रोल, अभी मान लीजिए 500 रुपए लीटर हो जाए पेट्रोल, तो वो 500 रुपए आप देंगे और 1 लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा, तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई ना, उस करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ना है डिटेल में। जितना ज्यादा
आपका इकोनॉमिक बेहतर होगा, उतना ही कम पैसा में आप ज्यादा चीज खरीद सकते हैं, और जितना ही इकोनॉमिक डाउन होगा उतना ही ज्यादा बड़ा करेंसी आपको देना पड़ेगा छोटे से चीजों को खरीदने में भी। समझ गए? पहले पेट्रोल जो था 75 रुपए में या मैक्सिमम 80 रुपीज पर लीटर था, लेकिन अब हम लोग को ज्यादा पे करना पड़ता है। तो करेंसी का वैल्यू डाउन हुआ। करेंसी का वैल्यू जो हम 500 रुपए नोट देखते हैं ना, वो उसका मार्केट में क्या है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेते हैं। हमारे लिए वो 500 है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के लिए 500 नहीं, वेरी करता है वो। पहले आप लोग सुने होंगे, पहले 4 आना 8 आना चलता था, एक पैसा 2 पैसा चलता था। आप लोग सुने होंगे, आप लोग के तो जीवन में नहीं होगा। 25 पैसा मैंने देखा है, 25 पैसा देखा है, 50 पैसा देखा है। हाँ, तो अभी आप लोग नहीं देखे होंगे, 25 पैसा देखे हैं? मतलब यूज करंट में यूज किए हैं उसको? हाँ, देखे हैं, बस वही चीज। हम भी जैसे 5 पैसा 2 पैसा देखे हैं, यूज कभी नहीं किए हैं। तो अब जैसे वहां पर पहले 2 पैसा में बहुत कुछ मिलता था, आज 2 पैसा का वैल्यू नहीं है। उसी तरह कैसे कैसे आएगा आगे कि पहले 2 रुपए का वैल्यू नहीं रहेगा, आगे आप लोग के आगे पीढ़ी में 2 रुपए का वैल्यू नहीं रहेगा, सीधे 5 रुपए से बात होगा, है ना? सीधे सीधे कोई भी अमाउंट होगा तो 105 रुपया, 102 रुपया होगा ही नहीं। समझ गए? तो समय आएगा। कल हम लोग कैलकुलस में इस चीज को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मैथमेटिकल फिजिक्स का कैलकुलस है, क्योंकि पूरा अब हम लोग कैलकुलस में ही रहेंगे, कम से कम 4 से 5 क्लास कम से कम, और उसी में हम लोग देखेंगे। अब धीरे धीरे कर करके फिर हम आपको उसको वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे ले आएंगे। समझ गए? चलिए अभी शुरुआत में देखते हैं, गर्मी ज्यादा है इसलिए 2 ही क्लास फिलहाल रख रहे हैं।